नमस्कार, खबर अभी तक देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नासिर कुरैशी। 24 की खबर में बात करेंगे उन खबरों से आपको रूबरू कराएंगे जिन्होंने सियासत के माहौल को गर्म कर दिया है। 2024 का लोकसभा चुनाव और इस चुनाव को लेकर तमाम सियासी महारथी मैदान में उतर चुके हैं। रणनीतियों के साथ एक दूसरे पर जमकर वार पलटवार किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार लोगों के बीच पहुंच रहे हैं, जनसभाओं में, रैलियों में लोगों को संबोधित कर रहे हैं, अपनी सरकार की उपलब्धियों के साथ ही विपक्ष पर तीखा हमला कर रहे हैं। देश के नाम, हर पल आपके नाम, 24/7 और 2047। साथियों, जिसको किसी ने नहीं पूछा उनको मोदी ने पूजा है। इसलिए जनजातियों में भी सबसे पिछड़ी जनजातियों के विकास के लिए पहली बार कोई योजना बनी है। 24,000 करोड़ रुपए की पीएम जनमन योजना से छत्तीसगढ़ के अनेक जनजातियों का जीवन आसान होने वाला है। हर आदिवासी परिवार का जीवन बेहतर बनाना। केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि भारत सरकार में 30 लाख पद खाली पड़े हैं, लेकिन भाजपा लोगों को सरकारी नौकरियां नहीं दे रही। रोजगार कहां से मिलेगा, कैसे मिलेगा? आज मैं इस भाषण में आपको जवाब देने आया हूं। सबसे पहले हिंदुस्तान की सरकार में 30 लाख सरकारी वैकेंसीज हैं। 30 लाख सरकार के पास रोजगार है जो बीजेपी के लोग आपको देते नहीं। वो आपको कॉन्ट्रैक्ट पे काम देते हैं, आपसे मजदूरी करवाते हैं, मगर सरकारी नौकरी आपको नहीं देती। छत्तीसगढ़ में रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश की गरीब जनता कह रही है कि खर्च कम कराएं, बचत बढ़ाएं। बार बार फिर एक बार मोदी सरकार। योजना की वजह से अस्पताल में मुफ्त इलाज कराया है। इस योजना की वजह से गरीबों के 1,30,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च होने से बच गए हैं, जो उनको बीमारी के लिए खर्च करना पड़ता। मोदी ने जो 11,000 से ज्यादा जन औषधि केंद्र खोले हैं, उन पर 80% छूट के साथ दवा दी जाती है। 80% डिस्काउंट। इससे भी गरीबों के 30,000 करोड़ रुपए दवाई खरीदने में जो खर्च होता था ना, उसमें बचत हो गई। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि आदिवासी मतलब मूल मालिकों का देश के धन, जल, जंगल और जमीन पर अधिकार है। ये विचारधारा की लड़ाई है। वनवासी का मतलब आप जंगल में रहते हो, जंगल में आपको कैसे अधिकार मिलेगा। आदिवासी का मतलब आप ओरिजिनल मालिक हो, देश के पहले मालिक हो, और पहले मालिक का देश के धन पर, जल पर, जमीन पर, जंगल पर अधिकार बनता है। तो मैंने ये आपके सामने पहले बात रखी क्योंकि ये विचारधारा की लड़ाई है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस पार्टी को जनता ने बार बार नकारा है, लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति पर आमादा है। जनता ने बार बार नकारा है, लेकिन इसके बावजूद भी कांग्रेस पार्टी तुष्टीकरण की राजनीति से पर आमदा है।
और तुष्टीकरण की राजनीति से बाज नहीं आ रही है। मैंने कांग्रेस के मैनिफेस्टो को देखा, मुझे आश्चर्य हुआ कि यह कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो है या मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो है। देश को बांटने के लिए और सत्ता को हथियाने के लिए कहां तक कांग्रेस पार्टी जा सकती है, इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। जिस मुस्लिम लीग ने 1929 में धर्म के आधार पर आरक्षण की बात कही थी, आज उसी बात को कांग्रेस पार्टी दोहरा रही है। यानी सत्ता की लोलुपता में, सत्ता के लालच में। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वर्धा में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में भाजपा और एनडीए सरकार विकसित भारत का निर्माण चाहती है, इसलिए नियत और नीति ठीक होनी चाहिए। मोदी जी पार्टी और एनडीए की हमारी सरकार भारत को दुनिया की एक वर्ल्ड पावर, ग्लोबल पावर के रूप में स्थापित करना चाहती है। वह है विकसित भारत। विकसित भारत के लिए विकसित महाराष्ट्र भी चाहिए। विकसित महाराष्ट्र के लिए विकसित नागपुर भी चाहिए। हर जनपद को, हर गांव को विकसित बनाना है, आत्मनिर्भर बनाना है। और इसके लिए सबसे सशक्त माध्यम कोई बनेगा तो सरकार बनेगी। सरकार, नेता भी होना चाहिए। तो वहीं केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि कांग्रेस के नेता और उनके साथी बस इतना बता दें कि धारा 370 को लेकर उनका स्टैंड क्या है। बहुत लंबी बात करने की आवश्यकता नहीं है। मैं एक ही वाक्य में आपके माध्यम से पूछूंगा कि कांग्रेस के कैंडिडेट और उनके साथी और उनके नेता ये बता दें कि अनुच्छेद 370 पर उनका स्टैंड क्या है, मौक़िफ़ क्या है। जिस अनुच्छेद 370 को अस्थायी लिखा गया था संविधान में, और तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भी ये बात स्वीकार की थी, उसको वो तो अस्थायी रख नहीं पाए। उसको हटाने का कार्य और उसका साहस हटाने का मोदी जी ने किया। आज यही लोग पीडीपी के समर्थन से चुनाव में उतरे हैं, जो कह रहे हैं कि हम 370 को वापस लाएंगे अगर हमारा बस चले। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के सहयोग से यहाँ उतरे। तो पहले ये बताएं और हमारे लोगों को गुमराह करने के बजाय ये बताएं कि इनका क्या मौक़िफ़ है। और ये भी भूल जाएं कि अगर ये हमारे अवाम को गुमराह करेंगे तो हम चुने हुए प्रतिनिधि हैं, हमारा ये फर्ज। और बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि मुख्तार अंसारी और उसकी गैंग ने इतने लोगों को मारा। क्या अखिलेश यादव कभी उन पीड़ितों के यहां पर गए थे? कभी वहां जाने की सोचा? इसे कहते हैं वोट बैंक की राजनीति। इसलिए उत्तर प्रदेश की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी को पसंद करती है। अंसारी और उनके गैंग ने जितने लोगों को मारा, कभी उनके यहां मातम पुरस्सी करने गए थे अखिलेश यादव? कभी गए थे? कभी जाने की सोचे? इसी को कहते हैं वोट बैंक पॉलिटिक्स, जहां मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद का भाव ज्यादा है। उनके द्वारा मारे गए सैकड़ों लोगों की कोई पूछ नहीं है। यह है सवाल। इसीलिए उत्तर प्रदेश की जनता मोदी जी को पसंद करती है, योगी जी को पसंद करती है। अंसारी और उनके गैंग ने जितने लोगों को मारा, कभी उनके यहां मातम पुरस्सी करने गए थे अखिलेश यादव? और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल ने भी कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि देश के लोगों में बीजेपी को लेकर उत्साह है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास कहने के लिए कुछ नहीं है और वो झूठ और भ्रष्टाचार पर काम कर रही है। इस बार देश के चुनाव में भ्रष्टाचार का मुद्दा भी काफी गूंज रहा है। एक तरफ जहां एनडीए को लेकर विपक्ष के लोग इंडिया गठबंधन को लेकर निशाना साध रहे हैं कि वहां जाने वाले सभी धुल जाते हैं बीजेपी में जाने वाले, तो वहीं बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार इंडिया गठबंधन के लोगों की आदत है। जिस तरह से पूरे देश के अंदर और राजस्थान के अंदर जिस तरह से उत्साह का वातावरण आप देख रहे हो, निश्चित रूप से 400 पार, राजस्थान की 25 की 25। देखिए, कांग्रेस के पास सिवाय बातें करने के कुछ नहीं है, उनके पास कुछ नहीं है। कांग्रेस हमेशा लूट और झूठ और भ्रष्टाचार के आधार पर काम करती है और वो वही काम करेगी। देख रहे हो जिस तरह से पूरे देश
कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा कि पिछली बार हमारे परिणाम अच्छे नहीं आए थे, इसलिए आज एक बदलाव की लहर है। देश की 10 साल की सरकार का रिपोर्ट कार्ड जनता देख चुकी है। अधिकांश सीटों पर कांग्रेस की जीत होगी। एक बदलाव की लहर है। देश की 10 साल की सरकार की रिपोर्ट कार्ड जनता समझ चुकी है, देख चुकी है। राजस्थान में अधिकांश सीटों पर कांग्रेस पार्टी विजयी होगी। मुझे लगता है हमारे अच्छे उम्मीदवार हैं, हमारा प्रचार अच्छा है, मुद्दों पर राजनीति कर रहे हैं। केंद्र सरकार के पास कोई जवाब नहीं है। ध्रुवीकरण करना, जज्बाती मुद्दों पर राजनीति करना, वो बीजेपी शुरू से करती आई है, लेकिन इस बार बदलाव होगा और अच्छी संख्या में यहाँ से कांग्रेस के सांसद जीत कर जाएंगे। हम देख रहे हैं लगातार सर बीजेपी की तरफ से गांधी परिवार पर निशाना साधा जा रहा है। कभी अमेठी की सीट की जिक्र करते हैं, कभी वायनाड सीट, कभी 400 पार की बात देखिए, करते हैं। व्यक्तिगत आरोप लगाना, निशाना लगाना, करना और मुद्दों से हटाना, ये शुरू से कोशिश रही है सरकार के। 10 साल में सरकार ने क्या किया किसान के लिए, नौजवान के लिए, बेरोजगारी के लिए, महंगाई के लिए, मध्यम वर्ग के लिए, महिलाओं के लिए, उसका विवरण नहीं है। वरुण गांधी का टिकट कटने पर बीजेपी नेता और वरुण गांधी की मां मेनका गांधी ने प्रतिक्रिया दी और कहा कि ये पार्टी का फैसला है। वरुण बहुत अच्छे सांसद थे, आगे भी जिंदगी में जो भी बनेंगे देश के लिए अच्छा ही करेंगे। इलेक्शन खत्म होता है तो हम कभी 1 मिनट के लिए रुकते नहीं। हम उन लोगों के लिए आसान होता होगा जो 4 साल कुछ नहीं करते और फिर 5वें साल में शुरू कर देते हैं, लेकिन हमारा लगाव लोगों के साथ है और हम कोशिश करते हैं कि 5 साल हम उनके लिए काम करें। इसलिए इलेक्शन की तैयारी, इसको ही इलेक्शन की तैयारी बोलते हैं। दूसरा, बीजेपी के लोग यहाँ 5 साल से फैले हुए हैं, हर गांव में लोगों के साथ काम करते हुए खाका बनाया हुआ है, तो वो भी तो तैयार है। मुझे क्या कहना है इस पर, पार्टी जो फैसला करती है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने कहा कि अरविंद केजरीवाल को तानाशाही के कारण झूठे मुकदमे लगाकर जेल में रखा गया है। पार्टी के कार्यकर्ता इस अभियान को आगे बढ़ाएंगे और दिल्ली की जनता से मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं कि जब भी अपना वोट देने के लिए जाइए तो अपने घर के बिजली के बिल को देखकर जाइए, बच्चे का चेहरा जिसके लिए अच्छी शिक्षा का इंतजाम केजरीवाल जी ने किया उसको देख के जाइए, घर के बुजुर्गों को देख के जाइए जिनके लिए तीर्थ यात्रा का इंतजाम हुआ, अपनी बेटी, अपनी माँ, अपनी बहन, उन सब का चेहरा देखकर जाइए जिनको मुफ्त बस की यात्रा की सुविधा दी गई। तो मुझे लगता है कि अगर आप उनको याद करेंगे तो केजरीवाल जी को याद करेंगे और केजरीवाल जी को किस तरह से तानाशाही के कारण झूठे मुकदमे लगाकर जेल में रखा गया है, इसको याद करेंगे। और आम आदमी पार्टी के नेता संदीप पाठक ने सीएम केजरीवाल को लेकर बयान दिया और कहा कि आज अरविंद केजरीवाल जेल में हैं, लेकिन उन्होंने अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी से निभाई, अब जिम्मेदारी हम पर है। आज केजरीवाल जी जेल में, केजरीवाल जी ने तो अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी से निभाई है। केजरीवाल जी ने अपने धर्म का पालन पूरी ईमानदारी और शिद्दत से की है। आज मुझे ये लगता है अब ये जिम्मेदारी हमारे ऊपर है, दिल्ली के 2 करोड़ जनता के ऊपर है, दिल्ली के हर परिवार के ऊपर है। पूरी दुनिया देख रही है जिस केजरीवाल ने दिल्ली के हर परिवार के लिए इतना कुछ किया, अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया। केजरीवाल जी ने अपने सारे मंत्रियों को दांव पे लगा दिया, सब कुछ दांव पे लगा दिया, सरकार दांव पे, स्टेक पे लगा दिया, खुद जेल चले गए, लेकिन जनता के लिए संघर्ष करने से रुके नहीं। आज पूरी दुनिया देख रही है दिल्ली की तरफ। बीजेपी नेता मनोज तिवारी ने विरोधियों पर जमकर निशाना साधा और कहा कि देश में हर जगह मोदी की गारंटी की चर्चा है। जिन लोगों ने कई सालों तक इस देश को चलाया है वो लोग इसलिए परेशान हैं क्योंकि उनकी लूट की कमाई और उनके भ्रष्टाचार के तंत्र पर चोट पहुंची है। के गली गली में मोदी के गारंटी की चर्चा है और मोदी के गारंटी का विरोध क्यों कर रहा है विपक्ष? मोदी जी गारंटी देते हैं और वो गारंटी पूरे होने की गारंटी हो जाती है। अब जिन लोगों ने 60-65 साल तक इस देश को चलाया, लूटा, इस देश के संस्कृति को रौंदा, वो लोग इसलिए परेशान हैं कि उनकी लूट की कमाई, उनके लूट के जाल
उनके भ्रष्टाचार के तंत्र पे चोट पहुंची है। गारंटी ये भी है कि आपके भ्रष्टाचार के तंत्र पे चोट पहुंचेगी। लोकसभा उम्मीदवार डॉक्टर अशोक तंवर ने के समर्थन में मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कार्यकर्ता सम्मेलन में हिस्सा लिया और इस दौरान उन्होंने कहा कि अशोक तंवर सिरसा लोकसभा सीट से 6 लाख से ज्यादा वोटों से जीतेंगे। सिरसा की सरकारी में इस सिरसा के अंदर आज डॉक्टर अशोक तंवर जी 6 लाख पर यहां से जतवा करके नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का काम करेंगे। मैं आप लोगों को एक और बात कह रहा हूं, आप किसी भी बूथ के ऊपर जाइए, किसी भी गांव के अंदर जाइए, आपका सीना 56 इंच का चौड़ा हो जाएगा। इतने काम सिरसा से बीजेपी उम्मीदवार अशोक तंवर ने कहा कि हरियाणा लोकहित पार्टी ने हमें समर्थन दिया, इससे सिरसा और पूरे हरियाणा में हमें फायदा मिलेगा। का समय है, एक एक वोट बहुत कीमती होती है, बहुत महत्वपूर्ण होती है, बूंद बूंद से घड़ा भरता है और ये तो पूरी एक पार्टी ने समर्थन दिया है। हरियाणा लोकहित पार्टी हलोपा जिसको कहते हैं, भाई गोपाल जी उसके मुखिया हैं और गोविंद जी हमारे, वो तो भारतीय जनता पार्टी में ही है परिवार। तो मैं इतना ही कह सकता हूं कि वैसे तो एनडीए के घटक दल हैं, उन्होंने तो पहले से ही समर्थन दे रखा है प्रदेश की सरकार में भी और वैसे भी। और कल जिस तरीके से हमारे पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में उन्होंने पहले भी काम किया और उनकी उपस्थिति में जिस तरीके से उन्होंने समर्थन दिया है, तो मुझे पूरा यकीन है कि पूरे सिरसा पार्लियामेंट। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल होने वाले नेताओं को लेकर प्रतिक्रिया दी और कहा कि जो नेता कांग्रेस से दुखी थे वो नेता भाजपा में शामिल हुए हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में गरीबों के लिए कोई योजना नहीं बनती। भारतीय जनता पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी में कोई भी शामिल हो सकता है। तंवर जी हमारे कांग्रेस के बड़े पदाधिकारी थे, इनके मन में एक राष्ट्र का भाव था, इनके मन में कुछ करने की गरीब के प्रति पीड़ा थी। कांग्रेस में जाकर के वो पूरी नहीं हो पाई। कांग्रेस का विचार अलग है। कांग्रेस के लोग सोचते हैं कांग्रेस के बड़े आका अभी वोट तो हमें दे दें, परंतु उनकी मजबूती के लिए, उनके वेलफेयर के लिए हम कोई योजना न बनाएं, उनको उनके हाल पे ही छोड़ते थे और वो लोग गरीब और गरीब होता जा रहा था। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला की तरफ से बीजेपी उम्मीदवार हेमा मालिनी पर की गई अभद्र टिप्पणी की हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने निंदा की। उन्होंने कहा कि उन्होंने कभी भी, रणदीप सुरजेवाला ने कभी भी संयम नहीं रखा। देखिए, मैं उसकी आलोचना करता हूं। वैसे तो आदमी को अपनी भाषा में संयम रखना चाहिए, चाहे हम किसी की आलोचना भी करें उसको भी संयम रहना चाहिए। हमें संयम नहीं शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन जहां तक सुरजेवाला जी की बात है तो उन्होंने उसमें भी कभी संयम नहीं रखा। हालांकि वो कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और इससे तो यही मानना चाहिए कि कांग्रेस की विचारधारा ऐसी है। और महिलाओं के बारे में जिस प्रकार की टिप्पणी की है और जिस प्रकार के विचार व्यक्त किए, तो मैं मानता हूं कि बेहद गलत है, बहुत ही निंदनीय है। और कांग्रेस को भी इस पर विचार करना चाहिए कि किस टाइप के व्यक्ति को उन्होंने अपना प्रवक्ता रखा। पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि मुझे मेरी हैसियत बता दी गई है। मैं भारतीय जनता पार्टी का छोटा सा कार्यकर्ता हूं। अपने क्षेत्र अंबाला छावनी में काम करूंगा। मेरा किसी से कोई विरोध या नाराजगी नहीं। ऐसा ना, मुझे मेरी हैसियत बता दी गई और मुझे समझ आ गई कि मेरी हैसियत एक छोटे से कार्यकर्ता के तौर पर है और मैं भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता के तौर पर काम करूंगा। मैं अंबाला छावनी का 6 बार का विधायक हूं, 6 बार का। तो मेरे जो उनके प्रति फर्ज हैं
उनको मैं निभा रहा हूँ, और जो मुझे काम करने चाहिए मैं अपने नियमित सभी काम करता हूँ। नहीं, ऐसा ना, मुझे मेरी हैसियत बता दी गई और मुझे समझ आ गई। हिसार में चौटाला और डूमरखां परिवार पर नैना चौटाला ने बयान दिया और कहा कि हिसार सीट पर व्यक्तिगत नहीं, पार्टी के तौर पर मुकाबला होगा। दोनों ही परिवार जो है वो राजनीतिक परिवार है, और जब अलग अलग पार्टियों से होंगे कोई ना कोई तो खड़ा ही होता होगा, तो इसमें कोई टकराव वाली बात नहीं है। पहले जो ओम प्रकाश चौटाला जी लड़ते रहे वीरेंद्र जी के सामने, वो भी जीतते रहे हैं, फिर दुष्यंत लड़ा है तो दुष्यंत ने भी इलेक्शन जीतने का काम किया है, और हिसार से भी दुष्यंत सांसद जीता था। तो ऐसी कोई बात नहीं, ये टकराव वाली बात नहीं है। दो प्रतिद्वंदी लड़ेंगे तो आपस में इलेक्शन तो हो ही गई। दोनों ही परिवार जो है वो राजनीतिक परिवार है, और जब अलग अलग पार्टियों से होंगे कोई ना कोई तो खड़ा ही होता होगा, तो इसमें कोई टकराव वाली बात नहीं है। पहले जो ओम प्रकाश चौटाला जी लड़ते रहे वीरेंद्र जी के सामने, वो भी जीतते रहे हैं, फिर दुष्यंत लड़ा है तो दुष्यंत ने भी इलेक्शन जीतने का काम किया है, और हिसार से भी दुष्यंत सांसद जीता था। तो ऐसी कोई बात नहीं, ये टकराव वाली बात नहीं। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपनी एक पार्टी की सीटों को लेकर भी जानकारी दी और साथ में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर पर भी जमकर निशाना साधा। ड्रोन की चर्चा हो चुकी है। कांग्रेस पार्टी अच्छे और स्वच्छ छवि वाले प्रत्याशियों को उतारेगी। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जल्दी ही हमारे प्रत्याशियों की घोषणा होगी और आपके सामने प्रत्याशी आएंगे, क्योंकि हमारा अंतिम चरण में चुनाव है, तो प्रत्याशी के लिए हम सोच विचार करते हैं। सर, जयराम जी बोल रहे हैं कि प्रतिभा सिंह ने भी जो है वो जो बातें विधायक हैं उनको उकसाने का काम किया है, और साथ ही साथ विपक्ष को उन्होंने पलटीराम कहा है। ऐसा है, जयराम जी तो पता नहीं क्या बोलते रहते हैं। बोलते 1500 रुपए नहीं दी, ओल्ड पेंशन स्कीम नहीं दी, गारंटी नहीं दी। अब मैं क्या बोल लूँ उनके बारे में, उन्होंने झूठ बोलना है। प्रतिभा सिंह जी हमारी प्रदेश अध्यक्ष है और उनके नेतृत्व में ये हम सब लोग चुनाव लड़ रहे हैं। हिमाचल के नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने जो विक्रमादित्य सिंह को लेकर कहा था कि वो पलटू राम है, इस पर अब विक्रमादित्य सिंह ने पलटवार किया है। पिछले कल नेता प्रतिपक्ष कह रहे थे कि हम अपनी बात से पलट जाते हैं। मैं विक्रमादित्य सिंह ये कह सकता हूं कि उनको तो राम मंदिर का निमंत्रण भी नहीं था। मेरे को निमंत्रण भी मिला और मैं हर चीज के मद्देनजर रखते हुए 22 मार्च को राम मंदिर पहुंचा भी। जो बात मैंने कही थी उसको मैंने पूरा कर दिखाया है। इसलिए मुझे जयराम जी से कोई सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता पहली बात तो है नहीं। और जयराम जी ने अपने मुख्यमंत्री कार्यकाल में कितने फैसले लिए और कितने फैसलों पर रात को पलट गए, अगर इसकी सूची में आज यहाँ पे बोलना शुरू कर दूं तो रात हो जाएगी। कोरोना काल में रोज सुबह कोई फैसले लेते थे, शाम को उस फैसलों से पलट जाते थे, अधिकारियों के फैसले लेते थे। कांग्रेस के टिकटों को लेकर प्रतिभा सिंह ने कहा कि जल्द ही सीईसी की बैठक होगी। दिल्ली में विक्रमादित्य सिंह को लेकर सुझाव दिया, क्योंकि हम मंडी से चुनाव जीतते आए। ये सीईसी की मीटिंग नहीं थी, सीईसी तो अभी होनी है। ये कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग थी जिसमें हमारे वरिष्ठ नेताओं को भी बुलाया था, उनका भी व्यू लिया गया, उनका भी एक्सपीरियंस को देखते हुए उनका क्या कह रहे हैं, किसका नाम ले रहे हैं, कौन कैंडिडेट होना चाहिए, उस पर चर्चा हुई। और जैसा जैसा उन्होंने बताया अपने अपने क्षेत्र का फीडबैक दिया, और जो कैंडिडेट बढ़िया से बढ़िया हमने फील्ड में उतारना है उस पर चर्चा हुई, और हमने कुछ 2-4 नाम लिख के उनको हर कॉन्स्टिट्यूंसी से फाइनल करके दिए हैं। उसमें हमारे मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, सीनियर वरिष्ठ नेता कौल सिंह जी और रामलाल जी, धनीराम शांडिल सभी उपस्थित थे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश तेजी से आगे बढ़ रहा है। कि मोदी जी के नेतृत्व में देश तेजी से आगे बढ़ रहा है, और मोदी जी के हाथों को मजबूत करने के लिए इस बार हमको एक तरफा समर्थन यहां से देना है। क्योंकि मैं बताना चाहता हूं, जब से मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने हैं, मोदी जी ने
हमारे उत्तराखंड के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, कोई योजनाओं को देने में देर नहीं की। जो भी योजनाएं हमने उनसे कहा और उनकी जो त्वरित रूप से काम करने की एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के तहत 2 लाख करोड़ से ज्यादा की योजनाएं हमारे पूरे उत्तराखंड के लिए स्वीकृत हुई है भाई बहन। 2 लाख करोड़ से भूतों ने भविष्य की। इसलिए अब हमारी बारी है कि मोदी जी को हम लोग ताकत। तो चुनाव का दौर है और चुनाव को देखते हुए सियासत का माहौल पूरी तरह से बदलता जा रहा है। समीकरण बदल रहे, एक दूसरे पर तीखी बयानबाजियां हैं, जीतने के दावे हैं और व्यक्तिगत रूप से भी प्रहार किए जा रहे हैं। 24 की खबर में इतना ही, लेकिन खबरें अभी तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहें खबरें अभी तक के साथ। अपना ख्याल रखें। नमस्कार।